स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस क्लास 11 में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया था और पहला जो चैप्टर था वो था जीव जगत। जीव जगत में हमने देखा था जीव किसे कहते हैं, जीव और जीव में क्या अंतर है, जीवों के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं और जीवों का वर्गीकरण करना और जीवों के अध्ययन के लिए हमें कौन कौन से साधन मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। क्लास 11 है, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमें जीवों को छोटे छोटे समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है और वर्गीकृत करने की इसी प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था कि कैसे हमने बहुत सारे वर्गीकृत क्रम बनाए थे, जिसमें हमने बताया था जात सबसे छोटी इकाई मानी जाती वर्गीकरण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करिएगा कि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होती है जात। तो वर्गीकरण में जो सबसे छोटी इकाई की जात और जात के ऊपर एक ही प्रकार के जातियों के समूह को वंश, एक ही प्रकार के वंशों को हम कुल, एक ही प्रकार के कुल को गण और एक ही प्रकार के गण को वर्ग और एक ही प्रकार के वर्गों को हमने वहाँ रखा था विभाग में विभाग और एक ही प्रकार के विभागों के लिए जगह रखा। इतना हमने पिछले उसमें देखा था। तो इसमें हमको ये देखना है, उसके आगे है कि जीव जगत का वर्गीकरण कैसे शुरुआत हुआ होगा। तो थोड़ा सा हम इसमें आपको इसका वो बताते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं कि वर्गीकरण स्टार्ट कैसे हो। तो आप समझते हैं कि इस समय 18 लाख जातियां जो पृथ्वी पे हैं, जिनकी जानकारी वैज्ञानिकों को हो चुकी है। 18 लाख जातियों में सोचिए 18 लाख जातियों का हमें एक एक का अध्ययन करना हो तो कितना मुश्किल कार्य है, क्योंकि इतनी ज़्यादा विविधता है और सबका एक करके अध्ययन करना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले अरस्तु ने प्रयास किया। अरस्तु ने क्या किया कि जितने प्रकार के पेड़ पौधे थे उनको 2 भागों को 3 भागों में बांट दिया। उस पर बहुत ज़्यादा अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा। उसके बाद आता है कैरोलस लीनियस का, जो इम्पॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस का जो वर्गीकरण था, कैरोलस लीनियस का आपको नाम याद होगा, उन्हें वर्गीकरण का पिता कहते हैं। वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी। और उनके जनक कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि पृथ्वी पे जितने भी जीव थे उन्हें केवल 2 भागों में बांट दिया था, प्लांट एंड एनिमल। जैसा कि आप लोग परिचित भी हैं, और जितने भी जीव हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक तो प्लांट यानी पौधे, वनस्पति जिसे कहते हैं, और दूसरा था जल। लेकिन इनके वर्गीकरण में एक समस्या ये आ रही थी कि बहुत ऐसे जंतु थे जो पौधों की तरह व्यवहार करते थे, बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो जंतु की तरह व्यवहार करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो वर्गीकरण था काफ़ी हद तक सही था, लेकिन उसमें बहुत कमियां थी। जैसे अरस्तु के समय था, अरस्तु के समय उन्होंने क्या किया कि जंतु को अलग तरीके से बांटा था, तो उनमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वही चीज़ें उनके साथ भी दिक्कत आ रही थी। तो वर्गीकरण को और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। और एक प्रश्न आपका इसमें आता है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तो उसका हमने आपको आंसर दे दिया कि अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि अध्ययन की बहुत कठिनाई होती है। हमें एक एक जातियों का अध्ययन करना होता तो भी बहुत मुश्किल काम हो जाता। तो अध्ययन की सुविधा के लिए छोटे छोटे समूहों में हम जो वर्गीकृत करते हैं, जिससे हमें उनका अध्ययन आसानी से हो सके, उनके लक्षणों के बारे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा प्रश्न है कि वर्गीकरण को बार बार बदलना क्यों होता है, चेंज क्यों, परिवर्तन क्यों करना पड़ता है। तो चूँकि जो भी वर्गीकरण की प्रणालियाँ आती हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे नई नई चीज़ों का विकास होता गया, नए नए जीव जंतुओं की खोज होने लगी। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था तो हमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन नहीं पता था। अब जब हमें सूक्ष्म जीवों का पता चला तो उनके वर्गीकरण के लिए हमें अलग समूह बनाने पड़े। तो बार बार इसलिए वर्गीकरण की प्रणाली को क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। क्लास 11 के सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो हमको पढ़ना है आर्यच विटेकर। ये
आर्यस विटेकर 1899 में वर्गीकरण की प्रणाली लेकर आए थे और आज एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में आर्यस विटेकर को ही पढ़ाया जाता है। तो आर्यस विटेकर ने क्या किया था, एक 5 जगतीय प्रणाली दी। कैरोलस लीनियस की जब हम बात करते हैं तो उन्हें कहते हैं वो 2 जगतीय प्रणाली थी। 2 जगतीय का मतलब 2 ही किंगडम थे, एक तो जगत था वनस्पति और दूसरा जगत था जल। और पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इंटर में ही 2 होता था, एक जंतु विज्ञान अलग होता था, वनस्पति विज्ञान अलग होता था। बट आप लोग भाग्यशाली है पहले से ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ ये दोनों ऐड कर दिया गया। आपके एक ही बुक में दोनों हैं, वनस्पति विज्ञान भी है और जंतु विज्ञान भी है। तो हम बात करेंगे आज जीव जगत के वर्गीकरण में आर्यस विटेकर द्वारा दिया गया 5 जगतीय प्रणाली। आपके लिए हमने बोर्ड पे काफ़ी मेहनत भी किया है, जिससे आपको ये 5 जगतीय प्रणाली काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। और ये पूरा चैप्टर इसी पे है। इसमें हम देखेंगे कि अगर ये आप सारणी क्लियर कर लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सारणी दिया हुआ है, आपको सारणी आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने पूरी सारणी ही, पूरी जो टेबल है वो हमने बोर्ड पे आपके लिए लिख लिया है। और मैं एक एक करके इस पर चर्चा करूंगा, जिससे आपको 5 जगतीय प्रणाली आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद एक एक जगत के बारे में अध्ययन है, तो वो हमारे अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्यस विटेकर ने जो 5 जगतीय प्रणाली दी थी वो जातिवृत्तीय वर्गीकरण पे था। और उस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो 5 वर्गीकरण जगत दिया था वो 5 जगत के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब पहले कैरोलस लीनियस का केवल 2 ही था, प्लांटी और एनिमेलिया था। तो उनमें जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए आर्यस विटेकर को एक 5 जगतीय प्रणाली लाना पड़ा। तो 5 जगतीय प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 जगत बनाए थे। वर्गीकी के सबसे उच्चतम स्तर पे हम जगत को रखते हैं और सबसे निम्नतम स्तर पे हम जात को रखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा वर्गीकरण सिस्टम है इनका। बट जो आपको पढ़ना है वो केवल इतना ही पढ़ना है, 5 जगत के बारे में पढ़ना है। और बहुत जाएगा तो जगत के नीचे वर्ग तक की बात होगी, नहीं ज़्यादा तक विभाग तक बात होगी। तो हम बात उसकी आगे करेंगे। अभी हम इस टेबल को देख लेते हैं कि आखिर 5 जगतीय प्रणाली जो 5 जगत हैं उनमें आपस में अंतर क्या है, ऐसा क्या है कि इनको इसकी जरूरत पड़ी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे जंतु ऐसे थे जो पौधे की तरह बिहेव करते थे और बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो जंतु की तरह बिहेवियर करते थे। तो उसकी समस्या को देखते हुए इन्होंने 5 जगतीय प्रणाली लाई। तो 5 जगतीय प्रणाली में इन्होंने जो 5 के नाम रखे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्लांटी और एनिमेलिया पहले भी था कैरोलस लीनियस वाले वर्गीकरण में, 3 को ऐड किया गया है। और हम देखते हैं कि इन 5 में डिफरेंस क्या है। अब इसको एक एग्जाम्पल से भी हम आगे समझेंगे कि ये 5 जगत प्रणाली क्या होती है। देखिए, सबसे पहला है लक्षण है कोशिका के प्रकार। यहाँ हम देखेंगे कि लक्षण और इन 5 में कोशिका कैसी होती है। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, इसके पहले आपको हमने क्लास 9th में भी पढ़ाया था, 10th में भी कहीं कहीं इसकी काफ़ी मिलती है। तो हमने बताया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। 11 में भी आगे चल करके आपका सेल चैप्टर है एक। तो सेल 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो कोशिका के प्रकार है वो मोनेरा, जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ऐसे जितने जीव जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है उनको किसमें रखा गया, मोनेरा में रखा गया। आगे जब हम मोनेरा जगत देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरा प्रोटिस्टा में क्या है, यूकैरियोटिक टाइप का है। फंजाई में यूकैरियोटिक है, प्लांटी में यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक है। आप थोड़ा सा पीछे क्लास 9 की बुक या 11 सेल वाला चैप्टर उठा के देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप पहले वाले देखेंगे तो वर्गीकरण आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसी जरूरत। अब यहाँ पे आप देखो, अगर केवल एक लक्षण के आधार पे वर्गीकरण कर दिया जाता, जैसे कि बहुत सारे वर्गीकरण किए गए हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आती थी। ये तो चलो ठीक है, इसमें डिफरेंस है, लेकिन इन 4 में कोई डिफरेंस नहीं। इन 4 का क्या किया गया, तो
लेकिन अब क्या किया गया है कि बहुत सारे लक्षणों को एक साथ में ध्यान रखा गया। पहले क्या होता था, केवल उसकी जात मिलाई जाती थी। अब हम आनुवंशिक और प्रजनन पे भी पहुंच गए। तो अब हम देखते हैं कि कोशिका के प्रकार में प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। दूसरा आता है कोशिका भित्ति। यहाँ पे क्या होता है, जो कोशिका होती है वो उसमें जब हम कोशिका का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे, आप हमने 9th में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो वहाँ हमने बताया था कि जो सेल होता है, सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ ऐसे कोशिकाएं होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक और दीवार होती है, एक और कोशिकी झिल्ली होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या है, अब जब पहले वाले क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, प्लांटी और एनिमेलिया के समय ये कहा गया है कि जिसमें कोशिका भित्ति होगी वो प्लांटी होगा, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी वो एनिमेलिया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देख सकते हो, ये कोशिका अकोशिक है। अकोशिक का मतलब इसमें सेल वॉल और ये झिल्लियाँ कुछ होती ही नहीं है। तो इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो कुछ में उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में कुछ में उपस्थित होता है, का मतलब है कि बहुत सारे में नहीं होता लेकिन कुछ में होता है। यूकैरियोटिक जो फंजाई है, फंजाई में क्या होता है कि कोशिका भित्ति होती है लेकिन वो सेलुलोज की बनी नहीं होती। यहाँ थोड़ा सा ये समझना था कि पहले फंजाई को प्लांटी में रखा गया था। जब टेरोलस इनियस थे तो उन्होंने फंजाई को प्लांटी में सम्मिलित किया हुआ था, बट दोनों में अंतर है। यहाँ तो समानता लेकिन यहाँ अंतर। यहाँ जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की यानी काइटिन की बनी होती है और यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है। तो ज्यादातर जो पौधे आपके हैं उसमें जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की होती है और यहाँ एनिमेलिया में पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। अब आप समझो, दो लक्षण का हमने अध्ययन किया तो कहाँ काफी डिफरेंस दिखने लगा। अगर पहले होता तो ये बना देते, एक इसको बना देते। तो कोशिका भित्ति इसमें होती नहीं है, इसमें कुछ में उपस्थित है, प्रोटिस्टा में, फंजाई में उपस्थित है लेकिन वो सेलुलोज की। अब सेलुलोज रहित, रहित का मतलब विदाउट, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, विदाउट। तो बिना सेलुलोज का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है या आपके बुक में लिखा हुआ है उपस्थित है लेकिन सेलुलोज के बिना, सेलुलोज रहित। यहाँ पे उपस्थित है और सेलुलोज का बना हुआ है, यहाँ अनुपस्थित। एनिमेलिया यानी जंतु में होता ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी भी जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं। तीसरी बात आती है केंद्रक झिल्ली। यहाँ एक बात समझना है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर एक केंद्रक या एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं और उन केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के आधार पे ही ये डिवाइड होता है कि कौन, अगर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो प्रोकैरियोटिक और अगर उपस्थित है तो यूकैरियोटिक। तो यहाँ आप दोनों को आप मैच करा सकते हैं, लेकिन यहाँ अनुपस्थित है इसलिए क्या है, प्रोकैरियोटिक है। यानी मोनेरा की अगर कोशिका होगी उसके अंदर का जो केंद्रक होगा उसमें झिल्ली नहीं होगी, इस यहाँ पे इसलिए अनुपस्थित लिखा हुआ ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए उपस्थित है, यहाँ पे भी उपस्थित है, यहाँ पे भी उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है। यानी जहाँ यूकैरियोटिक होगा वहाँ केंद्रक झिल्ली होगी, जहाँ यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होगी वहाँ झिल्ली भी नहीं होगी। ये आपकी फर्स्ट और सेकेंड थर्ड सेम है। इसके बाद आता है कायिक संरचना, यानी उसकी बॉडी कैसी बनी हुई। तो आप यहाँ देखेंगे कोशिकी है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल होता है। यहाँ पे भी क्या है, कोशिकी है। यानी इनमें आगे हम देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। फंजाई क्या है, बहुकोशिक है, यानी बहुकोशिक का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, यानी एक से अधिक कोशिका होती है। और प्लांटी में इससे भी ज़्यादा डेवलप है, इसमें टिश्यू आपको याद होगा कि सेल का जो समूह होता है टिश्यू और टिश्यू मिलकर के अंग, यानी कुछ जीव ऐसे हैं जो ऊतक तक है और कुछ है जो जिनमें अंग भी पाया जाता है। जैसे आप प्लांट को देखेंगे तो ज़्यादा में जहाँ पे आपको रूट है, रूट आपका किस में आ जाएगा, आर्गन में आ जाएगा, स्टेम आर्गन में आ जाएगा, लीव्स आर्गन में आ जाएंगे। तो ऊतक भी हो सकता है और आर्गन भी हो सकते हैं। एनिमेलियम क्या है, ऊतक लेवल पे होते हैं, अंग लेवल पे होते हैं, अंग तंत्र का भी मिलता है। जैसे हमारा है, हमारे शरीर में क्या है, अंग तंत्र है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें अंग तंत्र नहीं होता, केवल अंग होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें अंग भी नहीं होता, केवल क्या होता है, ऊतक होता है।
ये बता रहा है कि देखिए ये कम डेवलप है, ये उससे ज़्यादा डेवलप है, उससे ज़्यादा डेवलप, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डेवलप ये। एक तरह से आप देखोगे फाइटोजेनिक यानी जातिवृत्तीयता जिसमें दिखाई पड़ती है। तो कायिक संरचना क्या है आप देख सकते हो कि एक कोशिक से लेकर के बहुकोशिक, एक छोटी सी सेल से लेकर के पूरा सिस्टम तक हो सकता है। तो इसलिए अब आप समझिए इस लाइन को अगर देखें तो इस आधार पे हम अगर 5 ग्रुप नहीं बनाएंगे तो यहाँ दोनों कर देंगे तो ये सब अलग हो जाएंगे। इसीलिए कैरोलस लिनेस का वर्गीकरण से हमें आगे बढ़ के 5 जगतीय प्रणाली में जाना पड़ेगा। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पोषण की विधि। इन पांचों जगत के जो जंतु हैं उनमें पोषण का तरीका कैसे है उसके आधार पे भी वर्गीकरण किया गया। अब आप देखो मुनेरा जगत के जो जीव हैं वो ज़्यादातर स्वकोशी हैं और स्वकोशी के अंदर आपके लिखा मिलेगा रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। अब आप देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मुनेरा है, जो छोटे जीव हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और वो भी 2 तरीके से, केमिकल से भी अपना रासायनिक पदार्थों से जो अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें रासायनिक संश्लेषी कहते हैं और जो प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, हरे पत्ते की मदद से बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। यानी कुछ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करते लेकिन रसायन संश्लेषण कर सकते हैं। कीमोसिंथेसिस जैसे इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, वैसे रसायन संश्लेषी को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस, यानी केमिकल से भोजन से ही भोजन बना लेते हैं। स्वकोशी भी हो सकते हैं प्रकाश संश्लेषी और रसायन। इसके अलावा परपोषी यानी जो दूसरे जीव पे अपना भोजन ग्रहण करता है वो मृतपोषी भी हो सकता है। परजीवी, मृतपोषी का मतलब होता है सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करना और परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन करना। तो आप देखो कि ये जो मुनेरा जगत है वो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। प्रोटिस्टा में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं जो स्वयं पोषी हैं। अगर वो स्वयं पोषी होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अगर स्वयं पोषी नहीं है तो वो क्या होंगे, परपोषी होंगे यानी जो दूसरे जीव को भोजन ग्रहण करें। फंजाई चूंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए और ये परपोषी होता है। परपोषी के अंदर अगर हमने लिखा है मृतपोषी एवं परजीवी। मृतपोषी का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं और परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। क्लांटी जो आता है, क्लांटी जगत के जो है वो ज्यादातर देखो यहाँ पे सीधा लिख दिया गया स्वकोशी। आप प्रकाश संश्लेषण जो पढ़े थे कल, आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में हमेशा चर्चा होती है तो पौधों में ही वो क्षमता है जो प्रकाश संश्लेषण, इसलिए यहाँ देखिए लिखा गया है स्वकोशी। अब आप समझो अगर पौधे में इन सबको भी रख दिया जाता तो वर्गीकरण थोड़ी सी कठिन हो जाती। और जो एनिमेरिया है, जो जंतु जगत है, वो पूरा क्या है देखिए परपोषी, यानी जो दूसरे पे भोजन ग्रहण करता है। तो प्राणी सम भोजन, प्राणी की तरह जितने भी जीव भोजन करेंगे। प्राणी सम का मतलब क्या होता है आपको याद होगा कि हमने 10th में पढ़ाया था कि 5 तरह का उसमें क्रिया होता है। जब पोषण पढ़ा रहे थे तो वो सबसे पहले इंजेक्शन करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिक्षेपण होगा। तो उन 5 प्रोसेस को जो भी अपनाता है उसे बोलते हैं प्राणी समभोजन, यानी प्राणियों की तरह भोजन करने वाले। ये मृतपोषी भी हो सकते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आपने जो लास्ट है वो प्रजनन की विधि है, ये आखिर ये रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं जगतों के प्राणी। तो मुनेरा में जो प्रजनन की विधि है वो संयुग्मन है, बहुत सिंपल। यहाँ पे क्या होता है नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है और दोनों मिल जाते हैं। संयुग्मन का मतलब होता है यहाँ 2 जीव मिल करके जो है अपना प्रजनन कर लेते हैं। यहाँ पे युग्मक संलयन एवं संयुग्मन होता है। निषेचन की प्रक्रिया जो है वो फंजाई से शुरू होता है, फंजाई में निषेचन होता है, प्लांटी में निषेचन होता है, यूरिया में निषेचन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे संयुग्मन है, यहाँ पे निषेचन का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा 2 जीव आपस में मिलेंगे, जैसे मान लो ये 2 सेल है और ये दोनों सेल मिल गए, फिर यहाँ का टेम्परेचर ऐसे मिल जाएगा और ये एक कोशिका बन जाएगी, इसे बोलते हैं संयुग्मन। और यहाँ पे संयुग्मन भी होगा यानी युग्मक संलयन होगा, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के दौरान जाइगोट का निर्माण। और यहाँ संयुग्मन ये ज़्यादा डेवलप है, निषेचन।
तो ये 5 लक्षण, 6 लक्षण जो है आपके बुक में दिया हुआ है। मैंने पूरी सारी आपको समझा दी है, पूरा चैप्टर इसी पे आपका है। अगर आपको ये सारी समझ में आ जाती है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में क्या डिफरेंस है, या आपको ये भी पता चल जाएगा कि मोनेरा के जगत, मोनेरा जगत के जो प्राणी है उनमें कोशिका किस प्रकार की है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की है, केंद्रक झिल्ली है कि नहीं है, कायिक संरचना कैसी है, पोषण कैसे करते हैं और प्रजनन की विधि कैसी होती है। तो ऐसे करके आपको मोनेरा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। अब आप देखो पूरा जीव जगत को 5, आपका चैप्टर का नाम है जीव जगत, और जीव जगत का वर्गीकरण करने में सारे जीव को सबसे पहले 5 बड़े जगत में बांट दिया गया। जो आपको पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, आर्यन विटेकर, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 5 चैप्टर प्रणाली पढ़ना है। अब जगत है, तो अब एक जगत के कई वर्ग होंगे, तो एक वर्ग में कई गण होंगे, कई गण कई कुल होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको कुछ कक्षाओं में, जैसे PhD करने आप जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको जो आज हमने देखा है जीव जगत का वर्गीकरण, तो जीव जगत का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम जीव जगत का वर्गीकरण नहीं करेंगे तो हमें अध्ययन में बड़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई का एक आपका पूरा चैप्टर है, प्लांटी, आपके नेक्स्ट चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई मिलेगा। 3rd चैप्टर आपका प्लांटी होगा। 4th चैप्टर जो होगा एनिमेलिया। प्लांटी वनस्पति जगत कहेंगे, इसे जंतु जगत कहेंगे। थैंक यू।